हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूल पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग आधे से अधिक अध्ययन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ चुके हैं और अब हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गद्य का विकास हमने पढ़ लिया है और प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं गद्य के प्रवर्तन में भारतेंदु मंडल के लेखकों का क्या योगदान रहा है और उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान दिया है। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबीयत रखने वाले, कई बातों में उन्हीं की तरह जो थे, विजय राघवगढ़ के राजकुमार जिनका नाम था ठाकुर जगमोहन सिंह। उनका जन्म श्रावण शुक्ल चतुर्दशी संवत 1914 और मृत्यु संवत 1956 मार्च सन 1899 में हुई। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। जब इनको शिक्षा के लिए काशी भेजा गया था तो वहीं पर इनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। कैसे लेखक थे? इनका गद्य माधुर्यपूर्ण था। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। इन्होंने प्राचीन संस्कृत साहित्य का अभ्यास किया था और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में इनका निवास था। निवास के कारण विविध भावमय प्रकृति के रूप माधुर्य, जो भावमय प्रकृति का रूप माधुर्य इन्होंने वर्णित किया है कि जैसी परख इनको थी, जैसी अनुभूति ये कर सकते थे, वैसी उस काल के हिंदी कवि या लेखक में, किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखों की चर्चा हुई, उनके हृदय में इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। अभी तक जिन लेखों की चर्चा हुई, अर्थात भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट आदि जिन लेखकों की चर्चा हुई है, उनमें इस भूखंड की रूप माधुरी के प्रति सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहां उनका हृदय नहीं मिलता। परंपरा का पालन करने के लिए भले ही उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया हो, परंतु वहां उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। अपने हृदय पर, इनके हृदय पर जो भारतीय ग्राम्य जीवन का माधुर्य अंकित था, उसका जो संस्कार था, वो अपने श्यामा स्वप्न में उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है कि वो बहुत सरस बन पड़ा है, उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी। बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों, लेखकों की दृष्टि और जो हृदय की पहुंच थी, वो मानव क्षेत्र तक ही सीमित थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह ने नर क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जो थे, इन्होंने नर क्षेत्र का जो सौंदर्य था, मानव जो सौंदर्य था, उसको प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा। मानव सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से मिलाकर देखा। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। संस्कृत साहित्य
के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले लेखक थे। इससे पहले ये किसी ने नहीं किया था। यहाँ पर बस इतना ही कहकर उनके श्यामा स्वप्न का एक दृश्य खंड नीचे देते हैं। उनकी जो श्यामा स्वप्न रचना है उसका नीचे एक खंड दिया है। नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध है। याही मग होय के गए दंडक वन श्री राम, तासो पवन देश यह बिंधाटवी ललाम। मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूं, जहाँ की निर्झरणी, जिनके तीर वानीर से भरे मदकल कुजित विहंगमों से शोभित है, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जम्बू के निकुंज फलभार से नमित जराते हैं, शब्दायमान होकर झरती हैं। जहाँ के शलकली वृक्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला शीर्षा वन के शीतल समीर को सुरक्षित करता है। मंजुल की लता और नील निचुल के निकुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं। ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झोपड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंक गृध्र नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर से बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पूर्ण जल से पावन करती पूर्व समुद्र में गिरती है। इस नदी के तीर अनेक जंगली गांव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सबों में उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामपुर है। यहाँ आम के आराम पथिकों और पवित्र यात्रियों को विश्राम और आराम देते हैं। पुराने टूटे फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं। ग्राम के सीमांत झाड़ है, जहाँ झुंड के झुंड कौवे और बगुले बसेरा लेते हैं, गवई की शोभा बताते हैं। पौ फटते और गोधूली के समय गयों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गलियों में छाती है मानो कोहरा गिरता हो। ऐसा सुंदर ग्राम जिसमें श्याम सुंदर स्वयं विराजमान है, मेरा जन्म स्थान था। ये श्यामा स्वप्न का एक उदाहरण था। कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही, साथ ही भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वैलक्षण प्रधान था, न कि शब्द विधान का। जिसमें रूप विधान की जो विलक्षणता थी वो उसकी प्रधानता थी, न कि शब्द विधान। क्या अच्छा होता यदि इस शैली का स्वतंत्र रूप से विकास होता। तब तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली का शब्द प्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर कभी कभी विषय निरूपक निबंधों तक का अर्थग्रास करने दौड़ता है, शायद जगह न पाता। यदि इसी प्रकार की शैली जिसमें रूप विधान का प्राधान्य हो पहले से यदि प्रचलित होती, स्वतंत्र रूप से इसका विकास हुआ होता, तो बंग साहित्य में प्रचलित शैली जो कि शब्द प्रधान है, हिंदी पर इस तरह से अतिक्रमण न कर पाती, हिंदी पर इस प्रकार से नहीं छाने पाती। ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में आचार्य शुक्ल का ये कथन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और ध्यान रखिएगा कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी परख, जैसी अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि किस आलोचक का कथन है और किस लेखक के विषय में ये बात कही गई है। ये यहाँ से यहाँ तक भी ध्यान रखिएगा कि ये ठाकुर जगमोहन के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब आइए देखते हैं बाबू तोताराम। बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1904 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। इनका जन्म तो संवत 1904 में हुआ और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। यहाँ पर ये संवत में दिया हुआ है, जबकि ये सन में दिया हुआ होगा। बीए पास
करके ये हेड मास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। ये हेड मास्टर हुए, पर अंत में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अलीगढ़ में एक प्रेस खोलकर वहां से इन्होंने भारत बंधु पत्र निकाला। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। जब हिंदी का हित साधन करने के लिए, हिंदी की भलाई के लिए भारतेंदु जी खड़े हुए, तब उनके साथ बाबू तोताराम भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू तोताराम ने। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से थे। ये और हरिश्चंद्र चंद्रिका जो बाबू हरिश्चंद्र ने निकाली थी, उनके लेखकों में बाबू तोताराम भी थे। उसमें कीर्ति केतु नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। कीर्ति केतु नाम का नाटक इनका हरिश्चंद्र चंद्रिका में निकला था। तो कीर्ति केतु नाटक के लेखक कौन है? ये है बाबू तोताराम। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कभी पूछा जा सकता है कीर्ति केतु नाटक के लेखक कौन है। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी। जैसे केटो कृतांत नाटक अंग्रेजी से इन्होंने अनुवाद किया था। स्त्री सुबोधिनी, भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनकी भाषा साधारण भाषा थी। इनके कीर्ति केतु नाटक का एक भाषण देखिए, और इनका जो नाटक है कीर्ति केतु, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो केटो कृतांत भी इनका नाटक है जो कि अंग्रेजी से अनुदित है। इसके अतिरिक्त स्त्री सुबोधिनी और कीर्ति केतु इनकी रचनाएं हैं। ये कौन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति केतु विचारे की क्या चलती, जो पराधीन होने से ही प्रसन्न रहता है और शिशुभार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अत्रिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए है। नवपुर की निबल सेना और एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह उसके संग है। हे ईश्वर। पंडित केशव राम भट्ट। भट्ट जी मराठी ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 और मृत्यु 1961 में हुई। भट्ट जी मराठी ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे और उनका जन्म 1911 और मृत्यु 1961 संवत में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद सुम्बुल और शमशाद सौसन नामक 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं। इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। तो इस प्रकार के पात्र इन नाटक में आए हैं। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला। सन 1929 में उन्होंने संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला और संवत 1931 में उन्होंने बिहार बंधु नामक प्रेस खोला पंडित केशवराम भट्ट ने। पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ और मृत्यु संवत 1982 दिसंबर 1925 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था और ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें भी देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला। साहित्य सेवा के विचार से साहित्य सेवा करने के लिए इन्होंने भारतेंदु पत्र वृंदावन से निकाला। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्मा समाज की ओर आकर्षित हुए थे। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होते थे और समाज सुधार का इनमें उत्साह था, तो इस कारण ये ब्रह्मा समाज की ओर आकर्षित हुए थे। उसके पक्ष में हिंदू बांधव में कई लेख भी लिखे थे और इन्होंने हिंदू बांधव पत्र में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे। इन्होंने कई नाटक लिखे जो कि मौलिक थे, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर,
तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर इनके जो नाटक हैं वो बड़े नाटकों में आते हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। सती चंद्रावली की कथा वस्तु की कल्पना औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के आधार पर की गई है, उसका चित्र खींचने के लिए, दर्शाने के लिए की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है और अमर सिंह राठौर जो नाटक है वो ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृण्मयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। इन्होंने बंग भाषा से हिंदी में बिरजा, जावित्री और मृण्मयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी किए। पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1957 में हुई। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1915 और मृत्यु 1957 संवत में हुई थी। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान भी थे, साथ ही साथ हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के उपदेशक भी थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार मीमांसा आदि इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की, जब ये व्याख्यान देते थे तो इनकी व्याख्यानों की उस समय धूम थी। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। अवतार मीमांसा धर्म संबंधी पुस्तक है। इस प्रकार की पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त बिहारी के जो दोहे थे उनके भावों को और पल्लवित और विस्तृत करने के लिए इन्होंने बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा, उसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि की गद्य की पुस्तकें भी लिखी। कविता और गद्य इन्होंने दोनों लिखे। उन्होंने के स्थान पर इन्ने उन्ने लिखते थे। ये उन्होंने के स्थान पर इन्ने उन्ने लिखते थे। ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे। ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बचपन से ही करने लगे थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। तो रचना करने का इन्हें अच्छा अभ्यास हो गया और जल्दी हो गया, क्योंकि ये बचपन से ही कविता लिखते थे। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई है। गो संकट नाटक की कथावस्तु क्या है कि हिंदुओं के बीच जब असंतोष फैला तो अकबर ने गोवध बंद करा दिया। इस प्रकार की कथावस्तु गो संकट नाटक की है, जो इन्होंने भारतेंदु के कहने पर लिखा था। अब देखते हैं पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। जब हरिश्चंद्र चंद्रिका की स्थिति अच्छी नहीं थी तब इन्होंने उसमें अपना नाम जोड़ा था और उसको संभाला था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासों को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। कविराज श्यामल दान, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने पृथ्वीराज को जाली ग्रंथ ठहराया था पृथ्वीराज चरित्र में। तो उसी को बचाने के लिए, उसी की रक्षा में आगे आने के लिए इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने। पंडित भीमसेन शर्मा, ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। स्वामी दयानंद जो थे उनके दाहिने हाथ थे पंडित भीमसेन शर्मा। संवत 1940 और 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी। संवत 1940 से 42 के बीच में इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। इन्होंने आर्य सिद्धांत नाम का एक मासिक पत्र भी निकाला था।
संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। अरबी फारसी शब्दों को संस्कृत बना डालने की राय इन्होंने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख में दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को शिप्राशिश, चश्मा को चक्ष्मा, शिकायत को शिक्षायत्न इत्यादि। काशीनाथ खत्री, इनका जन्म संवत 1906 में आगरे के माइथान मोहल्ले में और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? आगरे में संवत 1906 में, और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में हुआ, जहां ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 9 जनवरी 1891 में हुआ इनका परलोकवास। संवत 1948 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्युलर रिपोर्ट का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए। पहले गवर्नमेंट वर्नाक्युलर रिपोर्ट का काम करते थे, फिर बाद में ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी। मातृभाषा के सच्चे सेवक थे, तो नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही ये लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम है। जो शुद्ध साहित्य कोटि में रखी जा सके ऐसी इनकी रचनाएं बहुत कम है। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं। इनकी 3 ये पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक रूपक और बाल विधवा संताप नाटक। ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक रूपक, बाल विधवा संताप नाटक, ये इस प्रकार के शीर्षक इन पुस्तकों के थे और यही 3 पुस्तकें इनकी उल्लेखनीय हैं। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो सिंध देश की राजकुमारियां, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया है। 3 ऐतिहासिक रूपक में सिंध देश की राजकुमारियां वाला जो पहला रूपक है वह सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना को लेकर लिखा गया है। दूसरा है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा लव जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। तो 3 ऐतिहासिक रूपक में इनके ये 3 ऐतिहासिक रूपक हैं। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों का अनुवाद किया, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों लैम्कृत का अनुवाद, नीत्योपदेश ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति दादा भाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद, भारत त्रिकालिक दशा कर्नल अलकॉट के व्याख्यान का अनुवाद इत्यादि। इस प्रकार इन्होंने अनुवाद किए। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे। इस प्रकार की इन्होंने अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख भी लिखे। अब आइए देखते हैं राधा कृष्णदास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु 1964 में हुई। राधा कृष्णदास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया। इन्होंने जो भारतेंदु का नाटक अधूरा रह गया था, सती प्रताप, उसको पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने दुखनी बाला नाम का एक छोटा रूपक लिखा था, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी।
महारानी पद्मावती नाटक का ही दूसरा नाम है मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। जो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी और जो पद्मिनी वाली घटना हुई थी, उसी को लेकर इन्होंने मेवाड़ कमलिनी या पद्मावती नाटक लिखा है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है। इनका सबसे बड़ा और सबसे उत्तम नाटक महाराणा प्रताप है, जिसका दूसरा नाम है राजस्थान केसरी, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। ये नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। ये नाटक संवत 1954 में लिखा गया, बहुत ही लोकप्रिय रहा और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सभी पात्र आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। इनके कथोपकथन चमत्कारपूर्ण तो नहीं है, परंतु पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। उनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। इसकी वस्तु योजना भी व्यवस्थित है और इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति जो सद्भाव है, उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद ना हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। इसके अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नाम का एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था, जो आप सभी जानते होंगे राधा कृष्ण दास कृत उपन्यास है। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं और इन्होंने बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद भी किए हैं, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता आदि। तो इस प्रकार ये वर्णन था राधा कृष्ण दास के विषय में। फ्रेंड्स, इससे आगे के लेखकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी नोट्स वगैरह बना सकते हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।